हेलो गाइस, माय नेम इज़ नितिन और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नीमसैट। तो एक्चुअली नीमसैट होता क्या है? नीमसैट इज़ एन एंट्रेंस टेस्ट। ये एक तरह का एंट्रेंस टेस्ट है जिसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। और बेसिकली ये एंट्रेंस होता है एमसीए के लिए। जितने भी टोटल 11 एनआईटीज़ हैं उसमें आपको एडमिशन लेने के लिए ये टेस्ट आपको देना पड़ता है, जो कि एक एंट्रेंस के रूप में लिया जाता है। तो निमसैट जो है वो नॉर्मली एनआईटीज़ करवाते हैं। जितने भी टोटल 11 एनआईटीज़ है वो इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाते हैं। और ये आपको मास्टर्स के लिए, बेसिकली जो निमसैट होता है वो मास्टर्स के लिए होता है। तो जो आपको मतलब टोटल 11 एनआईटीज़ में से कोई सा भी एक एनआईटी मिलता है उससे आप अपना एमसीए कंप्लीट कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशंस होती है, कैसे मार्किंग स्कीम होती है, कैसे क्या ये इसमें बाकी इसका सिलेबस है, मतलब कि क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं। तो वो सारे पॉइंट्स मैंने आज इस वीडियो में कवर अप कर रखे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक के बाद एक सारे के सारे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो कि मैंने बोर्ड पे लिख रखे हैं। तो वन बाय वन मैं सारे आपको उसकी डिटेल्स देता रहूँगा। और डोंट वरी अबाउट द थिंग्स, आपको किसी भी बारे में कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी उसका क्वालिफिकेशन है, कैसे क्या पूरा का पूरा प्रोसीजर है, वो मैं पूरा का पूरा लेके आया हूँ। तो आपको इसके अलावा कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। और कुछ पॉइंट्स जो मैंने यहाँ पे कवर कर रखे हैं वो बेसिकली सारे पॉइंट्स हैं, उसमें उसके अलावा कुछ नहीं है। बस इतना आपको पता होना चाहिए, ये सारी चीज़ें अगर आप इन सब चीज़ों में एलिजिबल हैं, मीन्स आपके पास ये सारी चीज़ें हैं, तो बिल्कुल आप निमसैट दे सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है हमारा, सबसे पहला पॉइंट है क्वालिफिकेशन। व्हाट इज़ एन क्वालिफिकेशन? तो बेसिकली बच्चों के मन में डाउट होता है कि हम क्वालिफाइड हैं या नहीं। ये सबसे बड़ा पॉइंट है, क्योंकि इसमें 3-4 चीज़ें होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पहले बात करूँ तो जो आपका बैचलर है, मीन्स जो आपने बैचलर में जो आप कर रहे हैं या फिर आपका कंप्लीट होने वाला होगा, तो फिर सबसे पहले आपकी जो डिग्री आती है वो एक होती है बीसीए, ठीक है। तो उसमें से 3-4 डिग्रियां हैं जो कि नॉर्मली एमसीए में एडमिशन लेने के लिए उसके पहले चाहिए होती है। तो सबसे पहले जो डिग्री होती है बीसीए, ओके। तो सेकंड थिंग इज़ बीएससी सीएस एंड द थर्ड वन इज़ बीएससी मैथ्स, फोर्थ इज़ स्टैटिस्टिक्स, मैथ्स के साथ स्टैटिस्टिक्स चलेगा, बीएससी ऑनर्स। ये हो गई सारी डिग्रियाँ। इसके अलावा बीई बीटेक वाले बच्चे भी इसको दे सकते हैं विथ नो डाउट। और जो बच्चे ओपन यूनिवर्सिटी से अपना बैचलर कर रहे हैं वो बच्चे भी इसमें एलिजिबल हैं बाय डिफ़ॉल्ट, ओके। उसमें कोई आपको दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने बात कर ली ओपन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स आर ऑल्सो एलिजिबल। अब जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, मतलब जो एक दूसरा पॉइंट आता है कि हमारे बैचलर में कितने परसेंटेज होने चाहिए कि हम एमसीए दे सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आपका जो अगर परसेंटेज बेसिस पे अगर आपका कॉलेज कैलकुलेट करता है तो मिनिमम आपका 60% होना चाहिए, और अगर पॉइंटर स्केल पे है तो 6.5 सीजीपी आपका होना चाहिए। तो ये तो बात मैंने कर ली नॉर्मल जनरल और ओबीसी वाले बच्चों के लिए। बट अलग चीज़ है एससी और एसटी वालों के लिए। एससी एसटी वाले बच्चों के लिए यहाँ पे जो होता है 55% उनको लेने होते हैं अगर उनका परसेंटेज बेसिस पे चल रहा है, और अगर सीजीपीए पे चल रहा है तो उनका 6.0 सीजीपीए होना चाहिए। इतना मिनिमम आपको लाना है, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं हो पाओगे। 2 चीज़ें हो गई। तीसरी, जो बच्चों के मन में एज़ यूजुअल डाउट होता है कि मतलब बहुत सारे, मतलब अगर कोई बच्चा गूगल भी करता है तो वहाँ ये चीज़ें मेंशन नहीं होती है। और यहाँ पे मैं जो अपनी वीडियो में ये वाला कंटेंट भी लाया हूँ कि भाई 10th-12th का इसमें कोई कनेक्शन होता है या नहीं होता है, तो मैं क्लियरली आपको बता दूँ विथ नो डाउट्स, इसमें आपका 10th का ना 12th का कोई लेना देना नहीं है। फिर से बोल रहा हूँ मैं, ना 10th का ना 12th का कोई लेना देना नहीं है। ये आपका सिर्फ जो अंडर ग्रेजुएट है, जो आपका यूजी है, उसका परसेंटेज मांगता है, मिनिमम 60%, ओके। ये बात हो गई। 10th-12th में आपके 50 हो, 90 हो, कितने भी हो, डजेंट मैटर, ठीक है। ये वाली चीज़ खत्म होने के बाद फिर एक और पॉइंट बचता है उसमें, जो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि चलो ठीक है, हमारा 60% नहीं है तो, या फिर 6.5 सीजीपीए नहीं है तो हम क्या एमसीए नहीं कर सकते? ऐसा कुछ नहीं है, आप बिल्कुल एमसीए कर सकते हो। पर आपको उस केस में क्या करना होगा कि बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो, और बहुत सारी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो भी अपना इंडिविजुअल एग्ज़ाम लेती हैं, और उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ा सा निमसैट से नीचे होता है। बहुत सारी 1-2 यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनका उसके बराबर होता है, तो उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो लेके आऊँगा, डोंट वरी अबाउट इट। तो बेसिकली आज हम जो सिर्फ निमसैट के बारे में, तो वो बच्चे बिल्कुल टेंशन ना लेके जिनका 60% परसेंटेज से नीचे है तो उनको कोई दिक्कत होगी। तो
आई डोंट थिंक सो कि उनको कोई दिक्कत होने वाली है, क्योंकि बहुत सारी जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि गवर्नमेंट से ऑथोराइज्ड है वो एमसी करवाती है और प्लेसमेंट भी अच्छे जाते हैं वहाँ से। अब सब्जेक्ट्स एंड मार्किंग स्कीम, तो मैं सब्जेक्ट्स की बात करूँ तो बेसिकली नीमसैट 4 सब्जेक्ट्स, मतलब उसका जो पेपर आता है वो 4 सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें। फर्स्ट इज़ मैथ्स एंड सेकंड वन इज़ एलआर, और उसमें एप्टीट्यूड भी होता है, एलआर प्लस एप्टीट्यूड, और कंप्यूटर एंड इंग्लिश, ये 4 मेन सब्जेक्ट्स होते हैं जो। और अगर अब दूसरी बात करूँ मैं कि भैया मार्किंग स्कीम क्या क्या होंगी इसकी, तो मार्किंग स्कीम की अगर बात करूँ मैं तो जो आपका मैथ्स वाला सेक्शन होता है, उसमें +12 मिलते हैं आपको, और जो रीजनिंग वाला सेक्शन होता है उसमें 6 मार्क्स मिलते हैं, और कंप्यूटर वाले सेक्शन में 8, और इंग्लिश वाला सेक्शन में +4। इसके साथ साथ आपका नेगेटिव भी निगलेक्ट होता है, नेगेटिव भी आपका उसमें से सब्ट्रैक्ट होगा। जैसे आपको +3 मिले हैं तो मैथ्स में जो आपका नेगेटिव होता है वो -3 होता है, और जो रीजनिंग में होता है वो -1.5, और जो कंप्यूटर में होता है वो -2, और जो इंग्लिश में होता है वो -1। तो ये नॉर्मली मार्किंग स्कीम होती है। मीन्स टोटली अगर जो हम बात करें तो मैथ्स वाला सेक्शन जो कि होता है सबसे बल्क में जो आने वाला सेक्शन होता है वो मैथ्स वाला ही होता है 600 मार्क्स का, और जो आपका रीजनिंग वाला सेक्शन जो होता है वो होता है 240 मार्क्स का, जो कि इससे मैथ से थोड़ा सा कम है पर ये भी इतना कम नहीं है। और उसके बाद होता है कंप्यूटर जो कि होता है 80 मार्क्स का, इंग्लिश जो कि होता है 80 मार्क्स का। कंप्यूटर और इंग्लिश में दोनों सेम, मतलब इतने ही नंबर के आते हैं, पर जो उनका मार्क्स आप देखेंगे, उनके इंडिविजुअल मार्क्स देखेंगे पर क्वेश्चन के हिसाब से, तो वो बिल्कुल अलग अलग होते हैं। कंप्यूटर में 8 नंबर मिलते हैं और इंग्लिश में 4 नंबर मिलते हैं। तो ये तो हो गई बेसिकली जो सब्जेक्ट्स और मार्किंग स्कीम के बाद। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है कि इसके फॉर्म्स कब निकलते हैं और लास्ट डेट ऑफ सबमिशन क्या होता है। बहुत सारे बच्चों को यही मालूम नहीं होता है कि कब फॉर्म्स आउट होते हैं और कब निकल जाते हैं, तो आपको उसके लिए अवेयर होना है। तो मैं पहले आपको बता दूं कि इन फर्स्ट वीक ऑफ मार्च, आपका जो पहला सप्ताह होता है मार्च का, उसमें इसके फॉर्म्स आते हैं, और जो लास्ट वीक ऑफ अप्रैल होता है उसमें एंड हो जाते हैं। जो लास्ट वीक ऑफ अप्रैल होगा, लास्ट वीक ऑफ अप्रैल में इसके फॉर्म सबमिट होते हैं। तो बेसिकली ये फॉर्म की वो आप बिल्कुल उसमें जब फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में आप चेक कर सकते हैं, चेक करते रहिए, डेली अपडेट ऑफिशियल नीमसैट डाल दीजिए। तो जो भी आपका ईयर है 2022, 23, 24, तो वो बेसिकली जो भी इंस्टीट्यूट होगा वो अपनी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे अपडेट कर देगा। अब फिफ्थ जो पॉइंट आता है, और बहुत सारे बच्चे पूछते भी हैं कि भैया नंबर ऑफ कॉलेजेस फॉर एमसीए, तो कितने टोटल कॉलेजेस होते हैं, क्या उनकी रैंकिंग होती है, क्या क्या नहीं होती है, तो वो सारी चीज़ें मैं इसमें बताऊंगा आपको फिफ्थ पॉइंट में। तो टोटल 11 NITs होते हैं, जैसा कि मैंने लिख रखा है, टोटल 11 NITs होते हैं जो कि इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करते हैं, और इन्हीं NITs में आपको एडमिशन मिलता है। तो नीमसैट के थ्रू अब जो सबसे पहला कॉलेज आता है वो त्रिची। बाय डिफ़ॉल्ट मैंने इनको सीक्वेंस में जमा रखा है, थोड़े बहुत ऊपर नीचे होंगे। जो लास्ट के कॉलेज है वो कभी से भी प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, और जो उनकी पर्टिकुलर जो NIRF रैंकिंग होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। वैसे तो मैंने पूरे के पूरे सीक्वेंस में जमा रखे हैं। तो सबसे पहला जो आपका कॉलेज आता है वो होता है NIT त्रिची, फर्स्ट नंबर कॉलेज। द सेकंड वन इज सूरतकल, the third one is Allahabad. It's in between Allahabad and Warangal. Sometimes Warangal was on third position, और sometimes Allahabad on the third position. मैंने पहले ही बोला कि NIRF रैंकिंग के ऊपर चलते हैं, तो अभी मेरे हिसाब से इलाहाबाद के अच्छे प्लेसमेंट्स आ रहे हैं, तो मैंने उसको टॉप पे रखा है। इलाहाबाद, वारंगल, कैलिकट, एंड देन भोपाल, कुरुक्षेत्र, जमशेदपुर, रायपुर, पटना, अगरतला। यहाँ पटना में बहुत सारे बच्चों को डाउट होगा, तो मैं बता दूँ पहले जो होता था NIT दुर्गापुर कंडक्ट करा, मतलब उसमें लिस्ट में था 11 NITs की, पर अब वो हट गया है। अब जो NIT पटना जुड़ गया बाय सम रीजंस, वो क्यों हटा उसका पीछे का तो मुझे नहीं पता, शायद वहाँ के प्लेसमेंट्स बहुत अच्छे नहीं होंगे इसलिए वो हट गया, और फिर NIT पटना उसकी जगह आ गया। तो ये टोटल 11 NITs थे जो कि पार्टिसिपेट करते हैं नीमसैट में। तो इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि नीमसैट के थ्रू एक और एग्ज़ाम में, मतलब एक और कॉलेज है सॉरी, जो HCU के नाम से है, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, उसमें भी आपको एडमिशन मिलता है। वो नीमसैट के मार्क्स के बेसिस पे ही आपको एडमिशन देता है। नीमसैट की जो रैंक्स आती है आपकी, उसके ऊपर ही आपको एडमिशन उसमें मिलता है। तो पहले जो कराता था HCU अपना एक अलग से एग्ज़ाम, वो भी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, बाय डिफ़ॉल्ट उसके प्लेसमेंट बहुत अच्छे होते हैं, तो उसमें भी कोई डाउट नहीं है। अभी तो लोग बाग उसको अगरतला और पटना से ऊपर गिनते हैं, मैं यहाँ पे रायपुर के बाद उसकी पोजीशन रख सकता हूँ, यार इवन रायपुर से भी ऊपर रख सकता हूँ, कई बार उसके प्लेसमेंट बहुत अच्छे जाते हैं। तो इट्स अप टू यू कि आप कितना अच्छा कर जाते हैं।
तो थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कीजिएगा ताकि हर बच्चों को इसमें इन्फॉर्मेशन मिल जाए, ताकि हर बच्चा इसके बारे में अवेयर हो जाए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी यार नीमसेट के बारे में, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि आगे जो भी वीडियोस आएगी, जो भी अपडेट्स आएगी वो आपको तुरंत मिलती जाएगी। और आज के कंटेंट के लिए बस इतना ही। थैंक यू।